Hello my dear friends. In this video we are going to study about the polity of India. इस वीडियो में हम भारत की राजनीति के बारे में पढ़ाई करेंगे. This video is going to be in Hindi and English, and this video is for the UPSC aspirants and all स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट PCS एग्ज़ाम. यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में भी होगा और हर एक छात्र जो UPSC के और अदर स्टेट PCS का तैयारी करते हैं उनके लिए भी होगा. आइए सबसे पहले हम भारत की राजनीति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ाई करते हैं. एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी. So why we need to understand the historical background of Indian polity? First question. पहला क्वेश्चन ये हम समझते हैं कि हमें भारत की राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की क्या आवश्यकता है. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन द हिस्ट्री इतिहास में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को और हमारे इंडियन पॉलिटी को मतलब भारत की राजनीति को बहुत ही प्रभावित किया. इस वजह से हमें हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही ज़रूरी है. आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं. इन द हिस्ट्री सम ऑफ द इवेंट्स विच टुक which affected the constitution and polity of India. So we need to know what happened in the history. So first of all we will study about the advent of the Europeans. सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यूरोपियन का आगमन इंडिया में होता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे. आइए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 5 मेजर यूरोपियंस केम इन इंडिया. 5 मुख्य यूरोपियंस कंपनी जो भारत में आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ाई करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी. सबसे पहला अगर भारत में कोई आया तो वो थे पुर्तगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे. तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन आया. तो भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज़ आए, पुर्तगाली आए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु केम इन इंडिया फर्स्ट. सो द पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया. ओके, द पोर्चुगीज़ केम इन इंडिया इन 1498. पोर्चुगीज़ जब इंडिया में आए, पुर्तगाल लोग इंडिया में आए, कब आए तो उन लोग 1498 में इंडिया में आए. ठीक है, किसके द्वारा अब जानते हैं हम किसके नेतृत्व में आए. तो उन लोग वास्को डिगामा के नेतृत्व में केप ऑफ गुड होप एक रास्ता का नाम है उसको पकड़ के सी रूट से कालीकट बंदरगाह पे उतरे. वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था जमोरिन. वो वास्को डिगामा का स्वागत करता है. ठीक है, तो आइए अब हम इसे इंग्लिश में जान लेते हैं. सो द फर्स्ट पोर्चुगीज केम इन इंडिया इन 1498. दे वर लेड बाय द वास्को डिगामा. ओके, वास्को डिगामा arrived at the Calicut port and he was warm welcomed by the regional ruler whose name was Zamorin. Okay, सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आया. तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आया. तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1498 में आया था. ओके, किसके नेतृत्व में आया था. तो वास्को डिगामा के नेतृत्व में आया था. पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया. तो पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा. कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बोलते हैं कि भारत का खोज किसने किया. तो हम लोग झट से जवाब देते हैं कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया, लेकिन भारत तो पहले से ही था. तो हमें ये कहना अच्छा है कि भारत में आने के लिए सी रूट समुद्री रास्ता का खोज किसने किया. तो भारत में आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया. Okay, who discovered the sea route to come in India. So the sea route was discovered by the Vasco da Gama in 1498 to come into the India. तो पहला बात हम ये सीखते हैं कि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये है कि सबसे पहले भारत में आने वाले वही थे, और सबसे पहले सबसे बाद में सबसे लास्ट में कौन जाते हैं, तो पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में जाते हैं। पुर्तगाली 1961 में भारत से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 2 क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट केम इन इंडिया पोर्चुगीज, लास्ट टू गो फ्रॉम द इंडिया पोर्चुगीज। पहला भारत में आने वाला कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो पुर्तगाली है, और सबसे लास्ट में जाने वाला कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो पुर्तगाली है। कब गया, 1961 में। कब आया, 1498 में। ठीक है, इतना हमको समझ लेना है। अब इसके क्रम में एडवेंट ऑफ यूरोपियन के क्रम में अब आइए हम आगे चलते हैं। लेट्स सी द सेकेंड वन में कौन आया, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन आया, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग कब आए, तो दे केम इन इंडिया इन 1600। ओके, सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया केम इन इंडिया इन 1600 AD। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है। कैसे आती है, सो देयर वाज क्वीन हुज नेम वाज क्वीन एलिजाबेथ। एक रानी महारानी रहती है जिनका नाम रहता है क्वीन महारानी एलिजाबेथ। शी हैज़ ग्रांटेड ए चार्टर टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज़। ओके, उन्होंने एक चार्टर का मतलब एक अधिकार देती हैं कि ईस्ट इंडीज़ कंपनी के साथ जाके व्यापार कर सकते हैं। सो दिस चार्टर वाज ग्रांटेड ऑन 31 दिसंबर 1600। ये चार्टर कब मिला रहता है, तो 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक अधिकार ग्रांट देती है कि जाके आप ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर सकते हैं। उस क्रम में 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। ठीक है, so the British came in India in 1600. A charter was granted by Queen Elizabeth in December 31st, 1600, and according to that charter, the British East India came in India. Okay, तो यहाँ से हम लोग ये सीख लेते हैं कि दूसरी कंपनी कौन इंडिया में आई। So the second company came in India was English East India Company. दूसरा बात हम इसमें यहाँ से क्या सीख लेते हैं कि दूसरा कंपनी कौन आया इंडिया में, तो दूसरा कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया है। ठीक है, इतना बात समझ गए। ओके, अब आइए हम आगे चलेंगे और आगे में देखेंगे कि और कौन से 3 कंपनीज हैं जो इंडिया में आए और इंडिया के राजनीतिक और पॉलिटिक को भी अफेक्ट किया। आइए हम थर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो थर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, तो थर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन लोग कब आए, तो दे केम इन इंडिया इन 1602। सो तीसरी बार कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तीसरी बार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इंडिया में और भारत में आती है। ठीक है, अब आइए अगला बिंदु को देखते हैं। फोर्थ है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया 1616. Okay, so here we have to understand that fourth East India Company was a Danish East India Company to come in India. चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, तो डेनिश है। ओके, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में आया, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इंडिया में आती है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब आइए हम चलते हैं आगे की तरफ और फिफ्थ वन और जो लास्ट वन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया इन 1664। जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब आती है, तो 1664 में भारत में आती है। ठीक है, ओके, वंस अगेन इसको अच्छा से समझेंगे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया केम इन इंडिया कब आए इंडिया में, व्हेन दे केम इन इंडिया, दे केम इन इंडिया इन 1664। 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में होता है। अब हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में सीखेंगे। ओके, प्रीवियस में हम लोगों ने ये सीखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 में आती है,
वो क्यों आती है? तो एक चार्टर ग्रांटेड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा कि जाके व्यापार करने के लिए। सो दे केम इन इंडिया टू ट्रेड विद द इंडिया। ओके, वो इंडिया में आते हैं व्यापार करने के लिए। उनका मकसद क्या रहता है? कि उनका मकसद रहता है कि इंडिया में आए और इंडिया से व्यापार करें। ओके, सो लेकिन जब वे 1600 में आए, 1600 से आगे बढ़ के वे 1700 तक अच्छा से व्यापार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन 1765 में इन 1765 दे गॉट द राइट ऑफ दीवानी। ओके, 1765 में क्या हो जाता है कि उन लोगों को दीवानी प्राप्त हो जाता है, दीवानी मिल जाता है। दीवानी कहाँ कहाँ मिलता है? तो बिहार पे, बंगाल पे और उड़ीसा पे उन लोग दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार अच्छा से समझिए इसको। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है जो भी कर इकट्ठा होता था, भूमि पे कर लगाया गया रहता है, ठीक है। सिविल अफेयर्स मामला, ये सब जितना भी मामला रहता है, भूमि कर संबंधी मामला, मिलिट्री संबंधी मामला रहता है, सिविल संबंधी मामला रहता है, ये जितना भी वो रहता है, ये सब पहले राजाओं और नवाबों के हाथ में था, ठीक है। लेकिन 1765 में किसके हाथ में चला जाता है? तो 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले हम लोग आगे अगर पढ़ाई करेंगे तो हम पता करेंगे कि दीवानी राइट क्यों उन लोगों को, ब्रिटिश लोग को दीवानी क्यों मिलता है। तो हम लोग 2 मेजर बैटल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। 2 ऐसा युद्ध हुआ जिसके कारण से उन लोगों को दीवानी मिल गया। पहला युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी। जो पहला युद्ध होता है वो होता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध कौन सा है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में होता है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी टुक इन 1757। ओके, सो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है ये जान लेते हैं। सो द प्लासी का युद्ध इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और जिसका हेड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। और दूसरी तरफ नवाब बंगाल का नवाब रहता है, बंगाल का नवाब रहता है, उसका हेड रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है। सो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। सो इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट विक्ट्री। इंग्लिश इंडिया कंपनी को क्या होता है कि वो जीत जाती है। ओके, ये जीत जाने के कारण से अब क्या होता है कि इसको 24 परगनास पे कंट्रोल मिल जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनास पे कंट्रोल मिल जाता है। दे गॉट द कंट्रोल ओवर द 24 परगनास आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। नाउ द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फाउट इन 1764। अब बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें भी अंग्रेज़ी सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ थे बंगाल के मतलब मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला थे। इसमें भी अंग्रेज़ी सेना जीत जाती है। अब जब इसमें जीत जाती है तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे इन लोग को दीवानी प्राप्त हो जाता है। दीवानी का मतलब होता है जो कर पहले राजा लोग तहसीलते थे, अब कर किसके पास जाएगा? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लगा। ये होता है दीवानी का मतलब। नाउ वी विल स्टडी दैट इन 1858 ब्रिटिश क्राउन बिगन टू गवर्न इंडिया टिल अगस्त 15, 1947। अभी हम लोग ये देखेंगे कि 1858 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत को शासन में ले लिया जाता है और ये शासन कब तक चलता है? तो 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो जाता है। तो क्या ऐसा घटना घटता है? व्हाट इवेंट्स ओकर्ड प्लेस इन हिस्ट्री दैट द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न इंडिया।
इतिहास में कौन सी ऐसी घटना घट जाती है 1858 से पहले कि ब्रिटिश क्राउन को भारत का शासन अपने हाथ में लेना पड़ जाता है? तो 1857 में हम लोग बहुत जानते हैं कि 1857 में एक क्रांति होती है, ठीक है। उस क्रांति के द्वारा इतना वो बड़ा क्रांति होता है कि उस क्रांति के चलते ही 1858 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन इंडिया को गवर्न करने के लिए अपने हाथ में ले लेती है। ओके, समझ गए। 1857 के क्रांति के बाद ही 1858 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत को गवर्न किया जाने लगा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन assume that the India should be governed by the British Crown. ओके, 1857 में क्या होता है कि 1857 की लड़ाई के बाद ही ब्रिटिश क्राउन ये जान जाती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को शासन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत को शासन करने लगती है। और ये शासन कब तक चलता है? दिस रूल वाज कंटिन्यूड टू बी इन इफेक्ट अंटिल 15 अगस्त 1947 until the India got independence। जब तक से इंडिया आज़ादी नहीं पा लिया तब तक से ब्रिटिश क्राउन का रूल भारत में चलता ही रहता है। अब हम लोग दो मेजर रूल के बारे में सीखेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टू मेजर रूल्स। द फर्स्ट, द कंपनी रूल विच बिगन 1773 to 1858 एंड द क्राउन रूल 1858 to 1947। तो कंपनी का शासन कब से कब चलता है? तो 1773 से लेकर 1858 तक, और फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन होता है 1858 से लेकर 1947 तक। तो ब्रिटिश सरकार भारत पे अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए समय समय पे क्या काम करती है कि कुछ नियम को पारित करते जाती है। टू हैव कंट्रोल ओवर इंडिया टाइम बाय टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनैक्टेड सम ऑफ द एक्ट। ओके, ब्रिटिश सरकार क्या काम करती है? कुछ कुछ एक्ट को पारित करते जाती है। उसी एक्ट को दो भाग में बांटा गया है, कंपनी रूल जो 1773 से लेकर 1858 और ब्रिटिश क्राउन का रूल जो 1858 से 1947 तक है। आने वाले वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।